हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विथ मी। हम सोल्व कर रहे हैं दिसंबर 2018 इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट का पेपर। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम्स जीरो, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो जीरो हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम जरूर हो जाती है लेकिन ज़ीरो तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है, इसकी 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में होता है कि हाई बर्थ रेट होती है और हाई डेथ रेट, यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों ही क्या है, उच्च होते हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेज में क्या होता है, हाई बर्थ रेट हाई रहता है लेकिन जो डेथ रेट है वो क्या है, वो लो हो जाता है। ठीक है, और जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही क्या है, लो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर है ये सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अब मुद्रा मार्केट का इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले मनी मार्केट की डेफिनेशन हमें देखनी होगी कि मनी मार्केट होता क्या है। मनी मार्केट में क्या होता है कि ऐसे निवेशक होते हैं जो कि अल्पकालीन, उसमें क्या है, अल्प यानी शॉर्ट रन के लिए उसमें क्या है, कोई भी सिक्योरिटीज़ हैं, कोई भी जो लेन देन है वो अल्प टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो अवधि है वो एक मंथ से लेके 1 साल से कम टाइम का समय होता है इसमें। ठीक है, तो मनी मार्केट में कौन सा इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ट्रेजरी बिल इसमें इंक्लूड किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। बाकी कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये सारे मनी मार्केट में इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक फिगर फॉर 2017। यानी वर्ल्ड बैंक का जो 2017 का फिगर है उसके अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी में से इन 2 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है, इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड 6th बिगेस्ट इकोनॉमी। 2017 के अकॉर्डिंग हमें बताना है ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इस टाइम क्या है, विश्व की सबसे छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 2017 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 2019 और 20 के अकॉर्डिंग इसको आपने सर्च करना है खुद की ये अभी इसकी पोजीशन क्या है हमारी, अब 5वीं है, छठी है या फिर 7वीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया जीडीपी अमाउंटेड टू $5 ट्रिलियन एट द एंड ऑफ 2017। अब ये स्टेटमेंट क्या है कि जो 2017 के एंड में जो भारत के जीडीपी है उसको क्या है 5 ट्रिलियन तक करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी क्योंकि ये जो टारगेट है ये 2017 तक का नहीं है, बल्कि कब तक का है ये आप खुद बताएंगे, क्योंकि अगर मैं बता दिया तो फिर आपकी जो सर्च करने की हैबिट है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी, इसलिए आप खुद इसको सर्च कीजिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजशन रीजन के क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि एडजशन क्या बोल रहा है। बिजनेस साइकिल अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर मॉनिटरी इन नेचर। नेक्स्ट रीजन इसमें दिया हुआ है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ द फुल इन रियल वेज रेट। तो फर्स्ट तो बोला है कि जो बिजनेस साइकिल है वो क्या है, न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये है मॉनिटरी इन नेचर है। ठीक है, एंड रीजन दिया हुआ इसमें, दीज आर द रिजल्ट ऑफ द फॉल इन रियल वेज रेट। और इसका रिजल्ट इसमें क्या होता है कि इसका जो वेज रेट है वो क्या है, गिरना शुरू हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर, तो इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला है कि जो हमारे बिजनेस साइकिल है वो क्या है,
मौद्रिक प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, यानी कि इनकी नेचर जो है ये मॉनिटरी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि जो बिजनेस साइकिल हैं न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो व्यापार चक्र हैं या ट्रेड साइकिल हैं ये किस प्रवृत्ति के होते हैं, ये रियल होते हैं, ठीक है, ये रियल सिचुएशन होती है। रीज़न इसका दिया हुआ है कि दीज आर द रिजल्ट ऑफ द फॉल इन रियल वेज रेट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब व्यापार चक्र या फिर जो वास्तविक कारक है हमारे सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट है या टेक्नोलॉजी है, इससे क्या है रोजगार में वृद्धि होती है। तो इससे होने वाले परिवर्तन जो है, इससे परिवर्तन जो है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ से आप जो भी हिंदी में करना चाहे तो इसको कर लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और डी, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ सर्विस सेक्टर ड्राइवन इकोनॉमी, शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट। सबसे पहला तो क्या है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो क्या है, जो सर्विस सेक्टर है उसके द्वारा चलती है, और रीज़न इसमें बताया है कि जो कुल रोजगार है उसमें सेवा क्षेत्र का अंश जो है वो सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर जो है उसके द्वारा चलती है, ठीक है। यानी कि जो सेवा सर्विस सेक्टर जो है हमारा, उसमें जीडीपी का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, 58 समथिंग के परसेंट के इक्वल इसमें इसका शेयर है। नेक्स्ट है, शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इज़ हाईएस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसमें क्या पूछा है कि जो रोजगार है, कुल रोजगार है, उसमें सेवा क्षेत्र का अंश जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जीडीपी का शेयर, जीडीपी में जो इसका शेयर है वो सबसे अधिक है, ना कि एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में इसका जो शेयर है वो कम है कंपेरिजन एग्रीकल्चर सेक्टर के, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 53% के इक्वल इसमें जो लोग हैं वो रोजगार पाते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइसेस, यानी जो हमारा प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है वो क्या है, सम सीमांत त्याग पे आधारित है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो इनकम टैक्स है वो क्या है, इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, हायर द इनकम लोअर विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द टैक्स पेयर। इसमें क्या है, जो एक टैक्स पेयर है उसकी आय जितनी अधिक होती है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो उतनी ही कम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये इसकी व्याख्या है ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। ये इसका रीज़न नहीं बताती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आर.एन. रोबिन्सटीन-रोडान्स मॉडल द पॉजिटिव रोल इंडिविजुअलिटीज इन प्रोडक्शन हैज़ बीन एनालाइज्ड। यानी जो पी.एन. रोबिन्सटीन-रोडान है उनके मॉडल में जो उत्पादन है वो क्या है, इंडिविजुअलिटी इन प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की जो अविभाज्यता है उसमें क्या है, पॉजिटिव भूमिका का एनालिसिस किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें जो रोबिन्सटीन-रोडान का मॉडल है इसमें जो इंडिविजुअलिटी यानी अविभाज्यता जो है उसको एक पॉजिटिव इंडिकेटर माना गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, रिमूवल द इंडिविजुअलिटी लीड्स टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन, यानी जो इंडिविजुअलिटी है इसको ख़त्म करने का परिणाम क्या होगा, पैमाने के स्थिर प्रतिफल होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अगर हम जो इंडिविजुअलिटी है उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट रिटर्न की बजाय यहाँ पे हमें इंक्रीज रिटर्न्स टू स्केल प्राप्त होते हैं,
ठीक है, यानी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा कि ए ट्रू है एंड आर जो है वो फॉल्स है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट देयर इज प्राइस रिजिडिटी, यानी अल्पाधिकार में जो बाजार अनम्यता है, मूल्य जो है वो क्या है, अनम्यता, यानी प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, राइवल फर्म मैच प्राइस डिक्रीज बट नोट प्राइस इंक्रीज। और इसका जो नेक्स्ट इसमें बताया है कि जो हमारी प्रतियोगी फर्में हैं, राइवल फर्म्स जो है वो क्या है, मैच प्राइस डिक्रीज, यानी मूल्य में जब इंक्रीज हम करते हैं जब क्या है प्राइस को डिक्रीज किया जाता है बट नॉट प्राइस इंक्रीज, यानी कि जो प्रतिस्पर्धी फर्में हैं वो क्या है, मूल्य में वृद्धि का अनुसरण न करके जो मूल्य में गिरावट होती है उसका अनुसरण करती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें ओलिगोपोली मार्केट में क्या होते हैं, इसमें प्राइस रिजिडिटी एंड क्वांटिटी रिजिडिटी दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, और जो राइवल फर्म्स हैं वो क्या कहती हैं कि जो प्राइस जब डिक्रीज करते हैं तो इसका अनुसरण करती है, लेकिन जो प्राइस इंक्रीज करते हैं तो इसका अनुसरण वो नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, फॉर द डायग्राम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो कौन सा इसमें सही होगा डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जब जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो सेकंड जो है वो क्या है, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हेरोड ग्रोथ मॉडल में से लिया गया है। ठीक है, एस इक्वल टू हमें दिया हुआ है अल्फा वाई टी, और आई फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, आई फंक्शन दिया हुआ है और सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। एस इक्वल टू आई, यानी एस इक्वल टू आई, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब हमें बताया हुआ है कि एस जो है वो सेविंग है, वाई इनकम है, आई इन्वेस्टमेंट है और टी जो है वो टाइम है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन दिस मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ द कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इज, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले जो है आई टी हमें दिया हुआ है और एस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को हम बराबर रख लेते हैं ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं, एस टी इक्वल टू वाई टी। तो एस टी हमें दिया हुआ है एल्फा वाई टी इक्वल टू आई कितना है, बीटा वाई टी माइनस वाई टी माइनस 1। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें इसको क्या है बीटा से ये ब्रैकेट हटाने के लिए हम इसको बीटा से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा वाई टी इक्वल टू बीटा वाई टी माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में से हमें क्या है, अल्फा एंड बीटा कॉमन आ सकता है। ठीक है, बीटा एंड अल्फा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम बीटा माइनस अल्फा हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ हमारा क्या बच गया, इसके साथ हमारा बच गया वाई टी। ठीक है, अल्फा के साथ भी वाई टी है एंड बीटा के साथ भी वाई टी है, तो यहाँ हमने वाई टी ले लिया। ठीक है, तो इक्वल टू ये फिर कितना आ गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी वाई टी माइनस 1, ये इतना बच गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई टी डिवाइड बाय वाई टी माइनस 1, और ये इक्वल होता है बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और वाई टी माइनस 1 जो है ये है ग्रेटर देन 0
अल्फ़ा 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा, इसके इक्वल क्या होता है, वाई टी माइनस 1 के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो बीटा अपॉन में बी माइनस अल्फ़ा जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीटा अपॉन में बीटा माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन 1, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसमें हमें सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो सबसे पहले है, इफ़ डिमांड फॉर अ कंज्यूमर इज गिवन बाय द फंक्शन P इज इक्वल टू 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, P प्राइस है, कंज्यूमर सरप्लस 8, x इज इक्वल टू 3, कंज्यूमर सरप्लस हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कंज्यूमर सरप्लस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम CS से डिनोट करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x यहाँ पे होता है 0, P इंटू डी एक्स माइनस पी एक्स, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया हुआ है 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम क्या है, p की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो p इक्वल टू दिया हुआ है ये, तो 27 माइनस 3, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो 3 रखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 27, 3 इंटू 3 9, 3 का स्क्वायर फिर 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9, यानी p की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई है, 9 आ गई है, और x की वैल्यू हमें दी हुई है 3, यानी जो हमारा p डी एक्स माइनस पी एक्स था, अब पी एक्स तो हमारे पास आ गया, p की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया है 9 इंटू 3 कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा सीधा, तो इसको तो हम 27 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम वो करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये कितना x हमारा कितना है 3, 0, और फंक्शन दिया हुआ हमारे पास 27 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस पी एक्स यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, p हमारे पास 9 है और x 3 है, तो 27, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए पहले तो क्या है, इसको इस यहाँ पे क्या है, x को इसके साथ इंटू करेंगे, ठीक है। और तो करते हैं, ये कितना है 3, 0, 27, ये प्लस का रहेगा 27x माइनस 3x स्क्वायर माइनस x का क्यूब, ठीक है, और माइनस 27। अब इसका हमें इंटीग्रेशन तोड़ना है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जो है ये ख़त्म करना है, तो हम इसको कैसे ख़त्म करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 27 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और माइनस x 3 डिवाइड बाई 3 और माइनस 27, ठीक है। अब जो x है यहाँ पे, x है यहाँ पे, x की वैल्यू जो 3 है ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, हमारे पास क्या था 27 माइनस 3x स्क्वायर था, x की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। और यहाँ पे x 3 था, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 27, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी x था, सॉरी यहाँ पे भी x था, 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 81 माइनस 27 अपॉन में 2 माइनस 27 अपॉन में 3 माइनस 27, ठीक है। नेक्स्ट इसको फर्दर सोल्व करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये तो यहाँ से कट जाएगा 9 पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 81 माइनस 27 डिवाइड बाई 2 माइनस 9 माइनस 27, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 81 में से माइनस इसको कर देते हैं, ठीक है। या अगर आप इसको नहीं काटते हो, 27 अपॉन में 3 को नहीं काटते हो, एज इट इज़ रहते हो, तो इसका सीधा हम क्या है एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेके हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 6,
पहले इसको ना 81 माइनस 27 कर देते हैं, फिर ये थोड़ा सोल्व हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, 81 माइनस 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 54 माइनस 27, 2 माइनस 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, और ये आएगा हमारा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 324 माइनस 81 माइनस 54 इक्वल टू कितना आ जाएगा 189 अपॉन में 6। और इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 31.5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 31.5 जो है वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, इसके ओनली 13 क्वेश्चन लेफ्ट हैं। ठीक है, तो इसको हम कल की वीडियो में इसको कवर कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि हम पेपर सोल्व करते हैं या फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।